गैमेट स्टडी सेंटर आप सभी प्रतियोगियों का स्वागत करता है। हम लोग पीजीटी में पूर्व वर्षों में इतिहास विषय पर आए हुए प्रश्नों पर डिस्कशन करते हुए वर्ष 2013 के प्रश्नों पर पहुंचे हैं। वर्ष 2013 में दो परीक्षाएं हुई थी। एक परीक्षा निरस्त हुई थी, दूसरी फिर से हुई थी पुनर्परीक्षा के रूप में। हम लोग निरस्त परीक्षा जो 2013 की हुई थी उसके प्रश्नों पर डिस्कशन करते हुए एक क्लास पूरी कर चुके हैं। आज हम लोग दूसरी क्लास करेंगे और क्लास का उद्देश्य आप सबको पता है कि एथेंटिक आंसर प्राप्त करना, प्रमाणिक उत्तर की खोज करना, साथ में उस प्रश्नों के साथ में उन नए प्रश्नों को भी देखना जो उसके आसपास से इर्द गिर्द से बनते हैं। और हम लोग अपनी क्लास प्रारंभ करेंगे उससे पहले आप सभी लोग जो है गैमेट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वही शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस जो है गैमेट स्टडी सेंटर द्वारा प्रदान किए जा रहे कंटेंट का लाभ प्राप्त हो सके। चलिए हम लोग जो है आज जो है अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं। आज है प्रश्न संख्या जो है 26 है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन उत्तराधिकारी हुआ? ऑप्शन ए है मोहम्मद शाह, बी है अहमद द्वितीय, सी है बहादुर शाह प्रथम और डी है जहांदार शाह। तो आइए इसको समझते हैं। 3 मार्च 1707, कब? 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु होती है। तीन मार्च 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है और औरंगजेब की मृत्यु के बाद पूछ रहा है उत्तराधिकारी कौन होता है, हमारा प्रश्न है। तो उसके जो है 5 पुत्र थे जिसमें जो सबसे बड़ा जो था मुअज्जम था, दूसरा मोहम्मद आजम, तीसरा शहजादा अकबर, चौथा सुल्तान मोहम्मद और जो 5वां पुत्र है उसका नाम था कामबख्श। अब जो 5 पुत्र थे इनकी स्थिति समझ लिया जाए। ये जो मुअज्जम था एक काबुल का सूबेदार था और जो आजम है एक गुजरात का सूबेदार था और अकबर और सुल्तान मोहम्मद की मृत्यु हो चुकी थी और कामबख्श जो है बीजापुर का, कहाँ का? बीजापुर का सूबेदार था। अब उसकी मृत्यु के समय उसके 3 पुत्र जो है जीवित थे। जब ये बात पता चली कि अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई है तो जो गुजरात का सूबेदार था आजम, ये पहुंचा कहाँ पर? अहमदनगर आया और जब अंतिम संस्कार हो गया औरंगजेब का उसके बाद मोहम्मद आजम ने अपने को बादशाह घोषित किया। किसने किया? मोहम्मद आजम ने। जब आजम बादशाह अपने को घोषित कर लिया उसके बाद जो काबुल के सूबेदार थे मुअज्जम, ये ज्येष्ठ पुत्र थे मुअज्जम, ये आगरा की ओर चले। आगरा से 20-22 मील की दूरी पर एक स्थान है पुल ए शाहदौला। पुल ए शाहदौला के पास पहुंच करके इन्होंने, मुअज्जम ने भी अपने को बादशाह
घोषित कर लिया। उसके बाद मुअज्जम आते हैं आगरा। आगरा आते हैं तो अपने पिता की इच्छा के अनुसार ये अपने भाई आजम के सामने प्रस्ताव रखते हैं कि राज्य का बंटवारा कर लिया जाए। उसी बंटवारे के हिसाब से सब लोग जो है शासन करेंगे। आजम इस बात को, इनके बात का था ना, आजम इस बात को मानने से इनकार कर देता है। तब जाकर के मुअज्जम और आजम के बीच आगरा से 20 मील की दूरी पर सामूगढ़ के पास की दूरी पर, सामूगढ़ के पास जजाऊ नामक स्थान पर जजायु का युद्ध होता है। ये कब होता है? 18 जून 1707 ईस्वी में जजायु का युद्ध। अगर पूछा जाए जजायु का युद्ध किसके किसके बीच होता है, तो मुअज्जम और उसके छोटे भाई आजम के बीच होता है। इस युद्ध में जो है आजम और उसके 2 पुत्र मारे जाते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद जो मुअज्जम है यह जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और उपाधि धारण करता है बहादुर शाह। बहादुर शाह की उपाधि धारण करता है। बहादुर शाह की उपाधि धारण वाला प्रथम मुगल शासक होता है, इसलिए बहादुर शाह प्रथम इसको कहा जाता है। और अंतिम मुगल शासक होते हैं बहादुर शाह द्वितीय, जो जिनसे सत्ता जो है अंग्रेज लेते हैं 1857 के विद्रोह के समय जो रहते हैं। तो अब इससे पता चल गया कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है सत्तासीन कौन हुआ था? बहादुर शाह प्रथम दिल्ली की सत्ता बैठा था। इसलिए ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है। आइए इसको पढ़ लेते हैं। औरंगजेब की मृत्यु उपरांत मोहम्मद आजम अहमदनगर पहुंचा तथा बादशाह के अंतिम संस्कार के बाद 14 मार्च 1707 को अपने को बादशाह घोषित किया। औरंगजेब की मृत्यु का समाचार पाकर उसका ज्येष्ठ पुत्र मुअज्जम आगरा के लिए रवाना हुआ। पुले शाहदौला पहुंचकर उसने अपने को बादशाह घोषित किया। फिर मुअज्जम 12 जून 1707 को आगरा पहुंचा तथा अपने पिता की इच्छा अनुसार साम्राज्य को बांटने का प्रस्ताव रखा, जिससे आजम ने ठुकरा दिया। फिर 18 जून 1707 ईस्वी को आगरा के से 20 मील दूर सामूगढ़ के समीप जजाओ या जजाऊ नामक स्थान पर आजम और मुअज्जम के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें आजम पराजित हुआ तथा मारा गया। आजम के साथ उसके 2 पुत्र बीदर बख्श और बलाजाह भी मारे गए। मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। वेरी क्लियर। चलिए, किसने एक और संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन कासिम, बी है महमूद गजनबी, सी है शेर शाह और डी है अकबर। किसने किए भाई संस्कृत मुद्रा लेख युक्त चांदी के सिक्के? भारत में देखे मुसलमान शासकों में भारतीय ढंग से सिक्के जारी करने से जो सिक्के हैं, सर्वप्रथम भारतीय ढंग से सिक्के जारी किया सर्वप्रथम महमूद गजनवी ने। किसने जारी किया? महमूद गजनवी ने, जिस पर संस्कृत में कलमा लिखा रहता था। एक सिक्के, चांदी के सिक्के जारी किए, किसके थे? चांदी के, जिस पर संस्कृत में कलमा लिखा रहता था। और देवनागरी लिपि में, संस्कृत में कलमा लिखा रहता था और देवनागरी लिपि में क्या लिखा था? अव्यक्त मक्तम मोहम्मद अवतार, मोहम्मद अवतरह।
और उस पर जो है नंदी और घुड़सवार बने थे। नंदी और घुड़सवार बने थे। समझ गए। सिक्कों में संस्कृत में कलमा लिखा है, देवनागरी लिपि में अव्यक्त मेक्तम मोहम्मद अवतरह लिखा है, नंदी और घुड़सवार उस पर उत्कीर्ण है, उनकी आकृति बनी हुई है। तो इस तरह से लगता है कि कितनी भाषा है, सिक्के द्विभाषी हैं। और भारत में द्विभाषी सिक्कों को महमूद गजनवी ने प्रारंभ किया। इस सिक्कों को कहते हैं, इन सिक्कों का नाम है दिल्ली वाला। दिल्ली वाला सिक्का है जो द्विभाषी है और जिसमें संस्कृत और देवनागरी लिपि में है, लिखा हुआ है। यह सिक्का द्विभाषी कंटिन्यू होता रहा और उनके समय मोहम्मद गोरी के समय में वो जो सिक्का था, किसके समय, मोहम्मद गोरी के समय, हिंदू देवी लक्ष्मी और मोहम्मद बिन साम उत्कीर्ण था। मतलब एक गजनवी का जो सिक्का था इस पर ये बातें थी और गोरी का जो सिक्का है उसमें क्या था, लक्ष्मी उत्कीर्ण थी और मोहम्मद बिन शाम लिखा था। अब बात हो रही है संस्कृत मुद्रा लेख वाले, तो संस्कृत में कलमा मिल गया और विकल्प देखिए बी भी आपको मिल गया, करेक्ट करिए। आइए इसको देख भी लेते हैं। मुसलमान शासकों में सर्वप्रथम महमूद गजनवी ने भारतीय ढंग से सिक्के तैयार किया। उसके चांदी के सिक्कों पर संस्कृत में कलमा लिखा तथा देवनागरी में अव्य मेक्तम मोहम्मद अवतरह उत्कीर्ण है। इस पर घुड़सवार और नंदी की आकृति है। इन सिक्कों को दिल्ली वाला कहा गया जो वजन में 56 ग्रेन है। इस तरह से दो भाषी सिक्कों की शुरुआत गजनवियों द्वारा ही की गई। मुजिद्दीन मोहम्मद गोरी ने इसी द्विभाषी परंपरा को आगे बढ़ाया और इल्तुतमिश से लेकर कैकुबाद तक सिक्के द्विभाषी रहे तथा उन पर घुड़सवार और बैल नंदी बैल अंकित थे। मोहम्मद गोरी के सिक्के देहलीवाल के नाम से जाने गए। इस पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन तथा मोहम्मद बिन साम उत्कीर्ण था। एक तो संस्कृत मुद्रा लेख वाला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है बार बार कि वह सिक्का किसने जारी किया था जिसमें हिंदू देवी लक्ष्मी उत्कीर्ण थी, जिसमें लक्ष्मी का अंकन हुआ था। तो वह सिक्का जारी किया था मोहम्मद गोरी ने। लेकिन विकल्प में मोहम्मद बिन साम अगर दिया हो तो मोहम्मद गोरी को ही मोहम्मद बिन साम भी कहते हैं, वह भी सही माना जाएगा। आगे चलिए। क्वेश्चन है 28 है, किस वेद में सभा और सिमित को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? ऑप्शन है ऋग्वेद, बी है सामवेद, सी है यजुर्वेद, डी है अथर्ववेद। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सभा और सिमित को प्रजापति की पुत्रियां अथर्ववेद में कहा गया है। इसमें देखिए ऑप्शन डी क्या है, अथर्ववेद, यही सही है। और इसको और देखना है तो गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के प्लेलिस्ट में जाइए, पीजीटी प्रवक्ता में वर्ष 2005 के 5वीं क्लास के क्वेश्चन नंबर 124 पर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 29 है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ए है विकल्प कान का, बी है गला का, सी है बाहु का, डी है कलाई का। तो निष्क किसका था भाई? एक बार आप किसी पीजीटी में पूछा गया है, निष्क ग्रीवा क्या है? निष्क ग्रीवा क्या है? तो निष्क क्या है? ये स्वर्णाभूषण है। स्वर्णाभूषण माने सोने का आभूषण है। ये हार की तरह, जैसे हार पहना जाता है, हार की तरह गले में पहना जाता था। हार की तरह गले में पहना जाता था। और निष्क को यह भी माना जाता है कि यह सोने का ढेर था। सोने का ढेर था जिसका उपयोग वस्तु विनिमय के लिए
क्योंकि उस समय बार्टर प्रणाली थी कि आप कोई सामान देंगे तो दूसरा सामान उसके बदले में मिलेगा ऋग्वैदिक काल में। तो उसमें वस्तु विनिमय के रूप में निष्क का प्रयोग होता था। तो इसमें पूछ रहा है किस अंग का आभूषण था, तो निष्क ग्रीवा है, गर्दन का है, इसलिए विकल्प बी इसमें गला का सही है। और एक क्वेश्चन रिपीट है, इसको क्या करिएगा, पीजीटी प्रवक्ता प्लेलिस्ट 2002 के तीसरी क्लास के क्वेश्चन नंबर 71 में जाकर एक बार देख लीजिएगा, ऑल की रियलिटी आएगी, बेहतर रहेगा आपके लिए। प्रश्न है 30, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए अबुल कलाम आजाद, बी है राजेंद्र प्रसाद, सी है सुभाष चंद्र बोस, डी है जवाहरलाल नेहरू। बात हो रही है 1929 की, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में। इस अधिवेशन में अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया जा रहा था, लेकिन गांधी जी ने जो है जवाहरलाल नेहरू को जो है अध्यक्ष बनवाया। तो अध्यक्ष पूछ रहा कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन डी में देखिए ना, इसी से जुड़ा एक प्रश्न होता है कि पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया, तो लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। हुआ क्या था कि इस अधिवेशन में जो है 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया और जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के प्रस्ताव को पढ़ा और कहा कि हमारा लक्ष्य क्या है, स्वाधीनता है, हमारा लक्ष्य स्वाधीनता है। स्वाधीनता का आशय क्या है, तात्पर्य क्या है, स्वाधीनता का आशय पूर्ण स्वतंत्रता। स्वाधीनता क्या आशय है, पूर्ण स्वतंत्रता, ये बात कही गई, मतलब पूर्ण स्वराज्य की बात इसी में कही गई। और एक प्रश्न और यहां से बनता है कि हम जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, तो अधिवेशन में यह निश्चित किया गया कि हम जो है प्रतिवर्ष हम लोग कब 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और इसी कारण जब हमारा जो है संविधान बना तो उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। यह रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके लिए देखिए 2 बार आ चुका है, पीजीटी 2005 में और 2009 में। 2005 में क्या पूछा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के संकल्प की घोषणा की गई। और 2009 पूछा गया था पूर्ण स्वराज्य की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकृत की गई। और तीसरा आ गया आपके पीजीटी 2013 की निरस्त परीक्षा में। तो ये समझिए कितना महत्वपूर्ण है, यहाँ के जितने तथ्य हैं आपको पता रहेंगे तो आप परीक्षा को आसानी से पास कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ। ऑप्शन ए है हुमायूं, बी है अकबर, सी है शाहजहां और डी है औरंगजेब। आप देखो इसको आप गेस मारिए, फतवा क्यों जारी करेगा होगा। फतवा इसलिए जारी होगा कि कोई इस्लाम विरोधी कार्य करेगा। इस्लाम विरोधी कार्य का मतलब क्या हुआ, हिंदुओं और मुसलमानों को समानता के स्तर पर लाएगा, हिंदुओं और मुसलमानों से संपर्क करेगा
और जो है उदारवादी दृष्टिकोण अपनाएगा, उसी के विरुद्ध फतवा जारी किया जाएगा। ऐसा किसने किया था? अकबर ने किया था। इसलिए ऑप्शन बी इसमें सही है। अकबर की जो धार्मिक नीति थी, धार्मिक नीति थी, ये क्या थी? दीन ए इलाही ना, इलाही, सुलह कुल, सुलह ए कुल। तो इस नीति से उलेमाओं को ये लगा कि अकबर जो है पूरी तरह से इस्लाम का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए इसके विरोध में मुस्लिम समुदाय को खड़ा किया जाए। और जौनपुर के उलेमा थे मुल्ला मुकर्रम के नेतृत्व में फतवा जारी किया, कुफ्र का फतवा जारी किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी मुस्लिम जनता ने अकबर के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया। अब आपके समझ में आ गया होगा, आइए देख लेते हैं। अकबर के धार्मिक सुधारों एवं दीन इलाही व सुलह कुल की नीति के कारण जौनपुर के उलेमाओं ने मुल्ला मुकर्रम के नेतृत्व में अकबर को इस्लाम विरोधी घोषित कर कुफ्र का फतवा जारी किया। जौनपुर के उलेमा चाहते थे कि अकबर के खिलाफ एक व्यापक मुस्लिम विद्रोह खड़ा हो, परंतु उनकी अपील को आम जनता या बड़े सरदारों का साथ नहीं मिला, इसलिए यह फतवा व्यवहारिक रूप से कमजोर सिद्ध हुआ। समझ गए? क्वेश्चन है 32, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को किस युद्ध में पहली बार पराजित किया था? ऑप्शन ए है पानीपत, बी है तराइन, सी है चंदावर, डी है थानेश्वर। हुआ क्या था? मोहम्मद गोरी ने अपने विजय के क्रम में पंजाब को जीत लिया। जब पंजाब को जीता तो उसकी सीमा दिल्ली और अजमेर के जो शासक थे, अजमेर के शासक थे पृथ्वीराज चौहान, इनको पृथ्वीराज तृतीय भी कहते हैं, राय पिथौरा भी कहते हैं। आपके जो है पीजीटी की एक परीक्षा में पूछा गया है राय पिथौरा किसकी उपाधि है? तो राय पिथौरा जो है पृथ्वीराज तृतीय की उपाधि है। अब दिल्ली और अजमेर के शासक से अनबन प्रारंभ हुई, तो इसके बीच में एक भटिंडा स्थान पड़ता है। इस भटिंडा पर जो है 1188 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने अधिकार कर लिया और पृथ्वीराज भी इस पर अधिकार के इच्छुक थे। तो इसीलिए दोनों के मध्य जो है संघर्ष हुआ और पहला जो युद्ध हुआ है 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान में हुआ, तो इसलिए इसको कहते हैं तराइन का प्रथम युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से पराजित किया और भागने के लिए मजबूर कर दिया। बाद में मोहम्मद गोरी ने, इसमें गोरी पराजित हुआ था पहले तराइन के प्रथम युद्ध में। बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, परीक्षा में आपसे बार बार पूछा जाता रहता है। तो जब उसके बाद मोहम्मद गोरी ने अपने सैन्य संगठन में सुधार किया, व्यापक तैयारी की और फिर से 1 वर्ष के बाद ही पृथ्वीराज चौहान से टक्कर लेने के लिए आ गया और 1192 ईस्वी में तराइन के ही मैदान में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। इस द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया। यहां प्रश्न क्या था? मोहम्मद गोरी किसमें पराजित हुआ था? तो तराइन में हुआ था। ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट है? तराइन के प्रथम युद्ध में, ठीक। और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को ही पराजित कर दिया था। पीजीटी 2004 उस प्लेलिस्ट पे जाइएगा, तो उसमें क्वेश्चन आया था पृथ्वीराज चौहान किस तुर्की आक्रमणकारी से तराइन के द्वितीय युद्ध में हारा था?
उसकी व्याख्या देखिएगा तो दोनों के उत्तर वहीं पर आपको मिल जाएंगे, व्याख्या मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, वैदिक नदी कुबा का स्थान निर्धारित होना चाहिए। ए है अफगानिस्तान में, बी है चीनी तुर्किस्तान में, सी है कश्मीर में, डी है पंजाब में। आर्य जब आए हैं तो सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश में बसे हैं। सप्त सिंधु प्रदेश कहां पर है? पंजाब और राजस्थान का क्षेत्र था, जिसमें पंजाब की 5 नदियां और राजस्थान की 2 नदियां, घाघरा और दसदसी थी, सरस्वती थी, 2 नदियां सरस्वती और दसदसी, तो वहां पर आकर बसे हैं। एक बार प्रश्न आया है कि प्रारंभिक जो है वेदों की ऋचा कहाँ लिखी गई है, रचना कहाँ हुई है, तो उसका उत्तर क्या है? सप्त सिंधु प्रदेश। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख हुआ है और अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख हुआ है। कौन कौन सी? एक कुबा, दूसरा सुवास्तु, तीसरा कुर्मू, चौथा गोमती। अफगानिस्तान की 1, 2, 3 और 4 नदियों का उल्लेख हुआ है। कुबा का मतलब हुआ काबुल, स्वास्तु का मतलब स्वात, कुर्मू का तो कुर्रम नदी है, और गोमती का मतलब गोमल। ये कहाँ की नदियां थी? अफगानिस्तान की। इन 4 नदियों को उल्लेख हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए क्या है इसका? यही करेक्ट ऑप्शन है। और इसको आपको और समझना है व्याख्या को, तो पीजीटी 2003 का क्वेश्चन नंबर 6 है, ऋग्वेद संहिता की रचना किस क्षेत्र में हुई थी? इसकी व्याख्या में इसको जाकर के देख लीजिए। आगे चलें। क्वेश्चन 34 है, अष्ट प्रधान नामक मंत्रि परिषद होती थी। ऑप्शन ए है गुप्त शासन में, बी है मराठा शासन में, सी है विजयनगर शासन में, और डी है चोल शासन में। अष्ट प्रधान क्या है? अष्ट प्रधान क्या है? ये 8 मंत्री हैं जो क्या करते हैं? शासन की देखभाल करते हैं, देखभाल करते हैं, शासक को सलाह देते हैं, प्रत्येक विभाग के सचिव के रूप में काम करते हैं। इनको मंत्रिपरिषद नहीं कहा जा सकता। मंत्रिपरिषद में जो है सभी मंत्री विचार रखते हैं और सर्वसम्मति से जो पारित होता है उसी को जो है लागू किया जाता है। इसमें अपने शासक के सम्मुख ये अपनी बात रख सकते थे, मानना या ना मानना शासक पर डिपेंड करता था। और ये जो 8 मंत्री थे ये मराठा प्रशासन में थे। ऑप्शन बी देख रहे हैं, कहां पर थे? मराठा प्रशासन में थे। और इन 8 के नाम भी जानना जरूरी है, क्योंकि परीक्षाओं में इनके संबंध में आपसे प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। पहले हैं इसमें पेशवा। पेशवा की जिम्मेदारी क्या होती थी? प्रशासन की देखभाल करना। और क्या जिम्मेदारी होती थी? राजा के अनुपस्थिति में अगर राजा की अनुपस्थिति में राजा के सभी कार्य करना। अगर राजा नहीं है तो सभी कार्य कौन करेगा? पेशवा करेगा। इसलिए प्रत्येक पत्र पर राजा की मुहर के नीचे, राजा की मुहर के नीचे पेशवा की भी मुहर लगती थी। पेशवा की मुहर लगती थी। यही एकमात्र अधिकारी था, मंत्री था मराठा प्रशासन में जिसकी मुहर भी लगती थी। और दूसरे हैं अमात्य मजमुआदार।
दूसरे क्या है, अमात्य या मजमुआदार। ये है वित्त एवं राजस्व मंत्री, वित्त एवं राजस्व। अमात्य एवं मजमुआदार वित्त एवं राजस्व मंत्री थे, वित्त एवं राजस्व का कार्य देखते थे। तीसरे हैं वाकिया नवीस, वाकिया नवीस या मंत्री भी नहीं कहा जाता था। ये क्या करते थे, ये राजा के जो प्रत्येक कार्य की और राज दरबार के प्रत्येक कार्य का विवरण रखते थे। राजा के प्रत्येक कार्य की और राज दरबार के प्रत्येक कार्य का विवरण रखते थे, और ये आधुनिक गृह मंत्री की तरह होते थे। इनकी तुलना वर्तमान गृह मंत्री से की जाती है, वाकिया नवीस की। वाकिया नवीस के बाद हैं शुरूनवीस। शुरूनवीस का जो कार्य था, राजकीय पत्रा व्यवहार, जितने भी राजकीय पत्रा व्यवहार होते थे उन सब का कार्य, राजकीय पत्रा व्यवहार का कार्य, पत्रा व्यवहार का कार्य जो है शुरूनवीस के माध्यम से होता था। 4 हो गए। 5वां है सुमंत या दबीर। सुमंत या दबीर, सुमंत या दबीर जो वर्तमान में विदेश मंत्री का कार्य है, ये विदेश मंत्री थे। और 6ठा जो है सर नौबत थे। क्या था, सर ए नौबत। सर नौबत क्या करते थे, इस सेनापति थे। सेना की भर्ती का, रसद का, वेतन का, इन सब का कार्य सर नौबत का था। 6 हो गया। और 7वां और 8वां और देख लेते हैं। 7वां थे पंडित राव। जो विद्वानों को और शिक्षाशालाओं को दान दिया जाता था, इस दान का कार्य जो है पंडित राव करते थे। और 8वां थे न्यायाधीश थे। और न्यायाधीश जो है राजा के बाद जो है प्रथम मुख्याधीश हुआ करते थे। ये 8 हो गए। 8 में जो है सर नौबत को छोड़कर सभी ब्राह्मण होते थे। पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़ करके सभी को क्या करना पड़ता था, सेना का संचालन भी आवश्यकता पड़ने पर करना पड़ता था। इस तरह से हम लोगों ने अष्टप्रधान को देखा। कितने हैं, 8 हैं। पहला है पेशवा, दूसरा क्या है अमात्य मजमुआदार, तीसरा क्या है वकिया नवीस या मंत्री, चौथा क्या है शुरूनवीर, 5वां क्या है दबीर या सुमंत, छठा क्या है सरे नौबत, 7वां क्या है पंडित राव, 8वां क्या है न्यायाधीश। इस तरह से ये हुआ। इसमें देखिए एक विकल्प है विजयनगर। तो विजयनगर में क्या थे, अष्टप्रधान ना। और अष्टप्रधान जो विजयनगर में कृष्णदेव राय के समय थे, किसके समय थे, ये प्रश्न पूछा जाता है, आपको यहाँ एक बार रिवीजन हो जाएगा। कृष्णदेव राय के समय में थे। ये 8 तेलुगु कवि थे। कितने तेलुगु कवि थे, 8 तेलुगु कवि थे, जिसमें पहला कविराज जो था वह था अल्लासानी पेदन्ना ना, अल्लासानी पेदन्ना। इसको भी आप जानते रहेंगे तो बेहतर रहेगा। और देखिए पीजीटी 2002 के क्वेश्चन नंबर 40 में शिवाजी के दबीर या सामंत कौन थे, उसमें अष्टप्रधान की A to Z व्याख्या की गई है। वहां से देख लीजिए, आपका क्लियरिटी बढ़ेगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर है 35 से एक विकसित जल प्रबंधन का मुख्य साक्ष्य
प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है हड़प्पा से, बी है मोहनजोदड़ो से, सी है लोथल से, डी है धौलावीरा से। तो एक विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य जो है जहां से मिला है वहां पर एक बड़ा सा तालाब मिला है 18.4 मीटर, समझ रहे हैं, इंटू 12 मीटर इंटू 7.5 मीटर, इतने आयताकार का एक तालाब है। और इस तालाब में पानी जाने के लिए एक जलमार्ग बनाया गया है। वह जलमार्ग 24x7 मीटर का है जलमार्ग है। और ये उन्नत व्यवस्था जो है जल की, उन्नत व्यवस्था जल निकासी की, जल प्रबंधन की, बी जो ऑप्शन डी है धौलावीरा से पाया गया है। धौलावीरा है कहाँ? आपका ऑप्शन सही है डी, धौलावीरा है गुजरात के कच्छ जिले में है, कच्छ जिले में है, समझ रहे हैं। इसकी खोज जो है जेबी जोशी ने किया था और उत्खनन का कार्य इससे आर.एस. बिष्ट द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर जो है पालिशदार पाषाण का प्रमाण मिला है। बहुत से क्वेश्चन स्टेडियम का प्रमाण धौलावीरा के संबंध में पूछा जाता है। उसके लिए क्या करना है, आपको गवर्नमेंट रिसर्च सेंटर के प्लेलिस्ट पीजीटी प्रवक्ता पर जाना है। वर्ष 2009 के क्वेश्चन नंबर 109 में प्रश्न पूछा था, हड़प्पा सभ्यता के विशाल नगरों में से धौलावीरा कहाँ स्थित है, इसकी व्याख्या को देखना है। समझ गए? आगे चलें। क्वेश्चन है, प्रश्न 36 है, अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किस नीति से हुआ था? ऑप्शन है व्यक्तिगत नीति द्वारा, बी है युद्ध द्वारा, सी है सहायक संधि की नीति के कारण, डी है कुशासित राज्य की घोषणा करके। देखिए, अवध का नवाब शुजाउद्दौला जब 1764 में बक्सर का युद्ध होता है तो मुगल बादशाह और उधर जो है मीर कासिम, ये जो त्रिगुट होता है वो क्लाइव से हार जाते हैं। उसके बावजूद भी बफर स्टेट के रूप में जो है अवध को बनाए रखा गया। और 1801 ईस्वी में जब बेलेजली ने अपनी सहायक संधि प्रारंभ की थी, 1798 में पहली सहायक संधि हैदराबाद से की, जो आपका प्रश्न बन चुका है। तो अवध ने 1801 में जो है सहायक संधि स्वीकार कर ली। अवध का विलय नहीं किया गया क्योंकि हम बफर स्टेट के रूप में अंग्रेजी राज्य और मराठा राज्य के बीच में एक बफर स्टेट के रूप में काम करता था। दूसरा, इसके संसाधनों का उपयोग जो है अंग्रेज पूरी तरह से कर रहे थे, तो यह अंग्रेजों का भारत में भरण पोषण कर रहा था, जैसे एक माँ करती है, लेकिन यह माँ अपनी सगीना होकर के धाय थी। इसलिए प्रश्न बनता है, अंग्रेजों के लिए धाय माँ का कार्य या धाय का कार्य किस जो है राज्य ने किया? तो उसमें अवध ने अंग्रेजों के लिए धाय माँ का कार्य किया था, स्टेप मदर का काम। स्टेप मदर सुना होगा। इतना सब फायदा जो है अंग्रेजों को था। और अंग्रेज और अवध के नवाब के मध्य स्थिति थी। अंग्रेज जो चाहते थे, उनका रेजिडेंट जो चाहता था वही अवध में होता था। अवध में किसी तरह का विद्रोह नहीं था। लेकिन डलहौजी आया, जो जिसको घोर साम्राज्यवादी माना जाता है, उसने जो है व्यक्तिगत का सिद्धांत लाया और बताया कि जिन जो है शासकों के पास जो अंग्रेजों द्वारा रियासतें या राज्य बनाए गए हैं, अगर जो है बिना उत्तराधिकारी की मृत्यु हो जाती है तो गोद लेने की प्रथा उनकी समाप्त की जाती है। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए राज्य थे। यहां भी ये स्थिति थी। अल्पवयस्क पुत्र था, ठीक है, लेकिन अवध को मिलाने के लिए डलहौजी को कुचक्र करना पड़ा, क्योंकि वह उनके व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता था।
तो उन्होंने 1854 में आउटरम से एक रिपोर्ट मंगवाई। आउटरम की रिपोर्ट आई 1854 में। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि बहुत ज्यादा कुशासन है अवध के नवाब, जबकि वहां रेजिडेंट का शासन चलता था, कुशासन का आरोप लगाया। एक कुशासित राज्य है, अतः इस राज्य का विलय ब्रिटिश राज्य में कर लेना चाहिए, इसका आरोप लगा करके अंतिम जो नवाब थे, यह प्रश्न पूछा जाता है कि अवध के अंतिम नवाब का क्या नाम था, तो वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह को पदच्युत करके और इनको पेंशन दे करके बाहर कर देते हैं और अवध को कुशासित राज्य की घोषणा करके, ऑप्शन डी है इसमें सही, मिला लेते हैं। इसी के बाद 1856 में जब जो है इनकी पत्नी बेगम हजरत महल अपने अल्वैस पुत्र जो है बिरगिस कादिर को नवाब बना करके बनाती हैं। ये 1856 में जो है मिलाया गया था अवध को, 1856 में कुशासन के आरोप में। फिर 57 में 1857 की क्रांति शुरू हो जाती है, बेगम हजरत महल उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को अपदस्थ करके अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया ना। कब मिलाया था? 1856 में। अवध को एक चीफ कमिश्नरी बनाया गया। क्या बनाया गया? चीफ कमिश्नरी। और हेनरी लॉरेंस को कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया। समझ गए? यह प्रश्न अभी तक बना नहीं है, हो सकता है बन जाए। अवध को मिलाने के बाद वहां का कमिश्नर किसको बनाया गया? तो हेनरी लॉरेंस, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन 37 है, अशोक के शासन काल में आयोजित बौद्ध संगीत का अध्यक्ष था। ऑप्शन ए है अश्वघोष, बी है वसुमित्र, सी है महेंद्र, डी है मोगलपुत्र तिस। तो अशोक के समय जो बौद्ध संगीत हुई थी उसमें मोगलपुत्र तिस, ऑप्शन डी ये सही है। ये आपकी परीक्षा में बार बार पूछता रहता है, इसलिए हम लोग एक बार तेजी से इसका रिवीजन कर लेते हैं। पहली बौद्ध संगीति, कुल कितनी बौद्ध संगीति हुई थी? 4 हुई थी। ये बौद्ध संगीति क्या होती है? ये होता है बौद्ध धर्म से संबंधित जो विद्वान होते हैं, जो भिक्षु होते हैं, उनकी एक सभा और गोष्ठी होती है। उस सभा और गोष्ठी में वो अपनी पुस्तकों के बारे में, अपने कार्यों के बारे में रखते हैं, जिस पर विचार विमर्श होता है और मान्यता दी जाती है। जो पहली हुई थी, सबसे पहले ये हुई थी अजात शत्रु के समय। किसके समय हुई थी? राजा थे मगध के अजात शत्रु। ये कहां पर हुई थी? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? महाकश्यप ने की थी। इसमें कार्य क्या हुआ था? इसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी। सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी। आनंद को विनय पिटक का और सुत्त को उपाली को सुत्त पिटक का रचनाकार या संग्रह करता माना जाता है। और दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी, ये शिशुनाग वंश के शासक थे कालाशोक। क्या नाम था? कालाशोक के समय में हुई थी। कहां पर हुई थी? वैशाली के बालुकाराम बिहार में। वैशाली के बालुकाराम बिहार में हुई थी। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? सर्वकामी ने किया था। इसमें क्या हुआ था? यहां पर जो है अस्थविर और महासांघिक का विभाजन, महासांघिक, अस्तवीर और महासांघिक का विभाजन दिखने लगा था। फिर हुआ था तीसरी बौद्ध संगीति। यही हुआ था अशोक के समय में। जो प्रश्न पूछ रहा है, अशोक के समय में कहां पर हुआ था? पाटलिपुत्र के अशोकाराम बिहार में। पाटलिपुत्र के
अशोकाराम बिहार, अशोकाराम बिहार में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? मोगलपुत्र टिस ने किया था। और अभिधम्म पिटक का संकलन इसी तीसरी बौद्ध संगीति में हुआ था। और चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुषाण शासक कनिष्क के समय। कहां पर हुई थी? कश्मीर के कुंडल वन में, कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे वसुमित्र। और इसमें विशेष आमंत्रित अतिथि भी थे जिन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया था अश्वघोष। अश्वघोष जो है, अश्वघोष इसमें उपाध्यक्ष थे। इसी चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध संगठन का, बौद्ध धर्म का विभाजन दो संप्रदायों में, हीनयान और महायान में हुआ। पार्श्व के कहने पर जो है चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क ने किया था। और मंगोलिया के स्रोतों से पता चलता है इसका आयोजन स्थल जालंधर था। अगर कभी पूछ ले मंगोलियाई स्रोत क्या बताते हैं, तो बताते हैं कि इसका आयोजन कहां पर हुआ था? जालंधर में हुआ था। अब आप वसुमित्र का समझ गए होंगे, चौथी में है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अध्यक्ष कौन है? कार्य क्या हुआ है? ये देखिए कब कब आया है। पीजीटी 2002 में आया है, 2003 में आया है, 2004 में आया है और कई बार आया है। उसको आप जो है पूरी तरह से तैयार होके जाइए। अगर आपको चारों बौद्ध संगीतियां, स्थान, राजा, अध्यक्ष और कार्य नहीं पता है तो आपको मेहनत करने की जरूरत है। परीक्षा में चारों बौद्ध संगीति आपको रट्टी होनी चाहिए, आपके जबान पर होनी चाहिए, आपके फिंगर पर होनी चाहिए। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 38 पर आइए। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने सिजदा रिवाज को समाप्त कर दिया? ऑप्शन ए है अकबर, बी है औरंगजेब, सी है शाहजहां, डी है। पहले समझा जाए सिजदा है क्या। सिजदा और एक होता है एक जमींदोस या पायबोस। सिजदा क्या होता है? गर्दन झुकाकर नमस्कार करना, झुक कर सलाम करना। जमींदोस क्या होता है? लेट कर, साष्टांग दंडवत नहीं सुना है? लेट कर प्रणाम करना। और इसको प्रारंभ किया था अकबर ने, शुरू किया था। सिजदा और जमींदोस या पायबोस को किसने शुरू किया था? अकबर ने किया था सिजदा की शुरुआत, क्योंकि अपने को ईश्वर के समतुल्य इसको माना गया, तो उसके सामने सबको झुकना चाहिए। दूसरा, कोई जो है मनसबदार, कोई भी सरदार अपने को बादशाह से श्रेष्ठ न समझे, उसकी औकात बताने के लिए जमींदोस या पायबोस को लाया गया था, ताकि बादशाह के सम्मुख पूरी तरह से लेट जाए, लेट करके प्रणाम करे। इसको शुरू किया था अकबर ने। और यह जो है इस्लाम विरोधी था। इस्लाम विरोधी इसलिए था, इस्लाम में माना गया था कि केवल जो है हम लोग पैगंबर मोहम्मद के सामने ही झुक कर प्रणाम करेंगे, ईश्वर के सामने ही झुक कर प्रणाम करेंगे, किसी मनुष्य के सामने नहीं करेंगे। इसलिए यह इस्लाम विरोधी है। और इसको जो है शाहजहां ने, ऑप्शन सी में देखिए, शाहजहां ने क्या किया? सिजदा और पायबोस को समाप्त कर दिया। इसलिए ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। आइए इसको देख लेते हैं। अकबर ने 1577-78 में सिजदा और जमींदोस की प्रथा को प्रारंभ किया। शाहजहां ने प्रारंभ में सूफी और अन्य धर्म तत्वज्ञों को सिजदा से छूट दी। बाद में 1636 ईस्वी में सिजदा और जमींदोस या पैबोस को समाप्त कर दिया और बादशाह के चित्र पर पगड़ी लगाने की मनाही कर दी। बादशाह का चित्र, उसको पगड़ी भी नहीं लगाना है। सिजदा क्या था? साष्टांग दंडवत प्रणाम जैसे होता था।
जो इस्लामी परंपरा के अनुसार केवल खुदा के लिए किया जा सकता है। इसके स्थान पर शाहजहां ने क्या किया? चहार तस्लीम, तहार तस्लीम। तहार तस्लीम क्या है? झुक करके जो है 4 बार, गर्दन झुका करके 4 बार सलाम करना, यह है चहार तस्लीम है। आइए अन्य कार्य देखते हैं जिसमें आपको दिखेगा कि शाहजहां इस्लाम के पक्ष में कैसे काम करता है। शाहजहां ने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए पृथक विभाग बनाया। क्वेश्चन पूछेगा किस जो बादशाह ने जो है हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए पृथक विभाग का निर्माण किया? आपका दिमाग औरंगजेब पर जाएगा ना। औरंगजेब पर ना जाए, किस पर जाना चाहिए? औरंगजेब के पिता पर जाना चाहिए, शाहजहां पर जाना चाहिए। इन्होंने जो है धर्मांतरण के लिए पृथक विभाग बनाया था। ऐसे धर्मांतरण के पश्चात भी उस व्यक्ति का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार बना रहता था। हिंदुओं को मुसलमानी ढंग के वस्त्र पहनने पर रोक लगा दी। ये भी पूछेगा किसने जो है हिंदुओं को मुसलमानों की तरह वस्त्र पहनने पर, उस ढंग के वस्त्र पहनने पर रोक लगाई? शाहजहां। इलाही सम्मत को अकबर ने चलाया था, उसको बंद किया शाहजहां ने। और क्या चलाया? हिजरी सम्मत। ये प्रश्न पूछा गया है, हिजरी सम्मत किसने प्रारंभ किया? शाहजहां ने कश्मीर में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विवाह पर रोक लगा दी। युद्धबंदियों को मुसलमान बनाने की प्रथा पुनः प्रारंभ की तथा 1633 में नए मंदिरों का निर्माण पर रोक लगा दी शाहजहां ने। शाहजहां ने स्वयं को इस्लाम का रक्षक घोषित किया। याद रखिएगा, क्योंकि कंफ्यूज होकर हम कहां पहुंचेंगे? औरंगजेब पर पहुंचेंगे। उससे पहले उसके बाप पर रुकना है। शाहजहां ने स्वयं को इस्लाम का रक्षक घोषित किया और प्रशासन में मुसलमानों को प्राथमिकता दी। यही कारण है कि समकालीन इतिहासकारों ने शाहजहां को इस्लाम का मुजहिद कहा। क्या कहा? इस्लाम का मुजहिद। मुजहिद माने नव संस्कार करता कहा, एवं शरीयत का स्तंभ। अगर पूछेगा इस्लाम का मुजहिद, शरीयत का स्तंभ, इस्लाम का रक्षक कौन है, तो शाहजहां पर जाइएगा। आगे चलकर वह दारा सिकोह और जहां आरा से के प्रभाव में धार्मिक उदारता की ओर बढ़ा। कबींद्राचार्य सरस्वती की सलाह पर बनारस और इलाहाबाद में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। बनारस और इलाहाबाद में तीर्थ यात्रा कर को किसने समाप्त किया था? इसमें उत्तर शाहजहां लगेगा। किसकी सलाह पर, किसके कहने पर किया था? तो कबींद्राचार्य के कहने पर किया था। और कबींद्राचार्य की उपाधि क्या थी? सरस्वती। तो कबींद्राचार्य को सरस्वती की उपाधि किसने दी? शाहजहां ने दी। इतने तरह के प्रश्न यहां से निकल रहे हैं, समझिए। 39 है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त द्वितीय, बी है कुमारगुप्त प्रथम, सी है स्कंदगुप्त, डी है भानुगुप्त। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, इन सब के बारे में जान रहे हैं। तो किसने किया था हूणों से? तो एक अभिलेख मिलता है, भीतरी लेख। इस लेख का नाम है, स्रोत का नाम है। इससे पता चलता है हूणों का आक्रमण हुआ था। संभवतः उसके नेता कौन थे? खुशनवाज थे। इन्होंने आक्रमण किया और इनका जो है कड़ाई से मुकाबला किया। स्कंदगुप्त ने इनको पराजित करके, स्कंदगुप्त गुप्त शासक ने पराजित करके भारत से बाहर कर दिया। और स्कंदगुप्त ने देश रक्षक की उपाधि धारण की। अगर परीक्षा में पूछे देश रक्षक की उपाधि किसने धारण की थी? और एक बार पूछा गया है हूणों के आक्रमण का वर्णन किस लेख में है, किस अभिलेख में है? तो यहां बता दिया गया भीतरी में है। हूणों का नेता कौन था? खुशनवाज था। किसके समय हुआ? स्कंदगुप्त के समय हुआ। इसलिए ऑप्शन सी इसमें सही है। आइए आप जब जाएंगे पीजीटी प्रवक्ता प्लेलिस्ट पर तो 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, 2002 में, 2003 में। 2 में क्या आया था? किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया?
2003 में क्या आया था, निम्नलिखित में से किस एक में स्कंदगुप्त के राज्यकाल में हूणों के आक्रमण का उल्लेख है। अब आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धम्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है। ऑप्शन ए है रोमनदेय स्तंभ लेख, बी है मास्किस लघु शिलालेख, सी है सारनाथ स्तंभ लेख, और डी क्या है, भाब्रू लघु शिलालेख है। ऑप्शन डी इसमें सही है। भाब्रू या भ्राबू बैराट लघु शिलालेख है। इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज है जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था, किस अभिलेख में अशोक ने अपने को मगध का राजा कहा है। तो इसी अभिलेख में अशोक ने मगधाधिराज कहा है, मगधा समझ रहे हैं। और कहा है पियदसी, पियदसी, हाँ पियदसी लाजा, लाजा मगधे, पियदसी लाजा, लाजा पियदसी लाजा मगधे कहा है इसी में। और इसी में जो है त्रिरत्न की बात होती है, जो पूछा नहीं है त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है, त्रिरत्न बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। यही जो है लघु शिलालेख अशोक को बौद्ध प्रमाणित करता है। अगर पूछेगा कौन सा शिलालेख है जिससे यह प्रमाणित होता है अशोक बौद्ध था, उसने बौद्ध स्वीकार किया था, तो कौन सा है, भ्राबू लघु शिलालेख। ऑप्शन डी है। यह जो है देखिए भ्राबू बैराट लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगधाधिराज, पीदस लाजा मगधे अर्थात पिदसी मगध नरेश कहा, और त्रिरत्न बुद्ध संघ और धम्म में आस्था व्यक्त की। यही अभिलेख उसे बौद्ध मतावलंबी, बौद्ध मतावलंबी प्रमाणित करता है। यह शिलालेख बैराट पर्वत पर स्थित बीजक पहाड़, जिसको भीम की डुगरी कहते हैं राजस्थान में, भीम की डुगरी पर है। इस लेख को कैप्टन बर्ट ने, किसने खोजा, कैप्टन बर्ट ने। इसमें 7 महत्वपूर्ण बौद्ध पुस्तकों की सूची दी गई है कि महत्वपूर्ण बौद्ध पुस्तकें हैं जिनके अध्ययन से आप बौद्ध धर्म को अच्छे से जान सकते हैं, प्रवृत्त हो सकते हैं। क्वेश्चन है 41, उत्तर मेरू अभिलेख किस चोल शासक के शासन काल से संबंधित है। ऑप्शन ए है विजयालय, बी है परांतक प्रथम, सी है राजा राज प्रथम, डी है राजेंद्र प्रथम। चोल शासक जिसके संबंध में क्या है उत्तर मेरू अभिलेख है, ये है परांतक प्रथम है। इनके शासन के 12वें वर्ष का और 14वें वर्ष का उत्तर मेरू अभिलेख मिला है, उत्तर मेरू अभिलेख। तो अब ये कौन सा अभिलेख कितना क्या खास है कि आपकी परीक्षा में पूछ ले, तो उत्तर मेरू अभिलेख बहुत खास है क्योंकि इसी से ग्राम सभा के प्रशासन की जानकारी मिलती है। जो चोल साम्राज्य की विशिष्टता थी स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन लोकल ऑटोनॉमी, उसकी जानकारी हमको परांतक प्रथम के उत्तर मेरू अभिलेख से होती है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। आइए देख लेते हैं। आदित्य प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था, परांतक प्रथम। 907 से 953 पांड्यों पर आक्रमण किया, पांड्य सिंघल को की संयुक्त सेना को पराजित किया। 915 में किस युद्ध में, बेल्लूर के युद्ध में, और पांड्यों की राजधानी मदुरा पर अधिकार कर लिया, मदुरै कोंड। एक बार आपकी पीजीटी में पूछा गया है कि मदुरै कोंडवन की उपाधि किसने धारण किया है, परांतक प्रथम ने। साथ ही पल्लवों की शेष बची शक्ति को भी उसने समाप्त कर दिया। इस प्रकार चोल दक्षिण भारत में प्रमुख शक्ति बन गए। परांतक प्रथम के शासनकाल के 12वें और 14वें
वर्ष के उत्तर में अभिलेख में ग्राम प्रसाद सभा संबंधी व्यापक विवरण प्राप्त होता है। एक तिथि रखिए 949 ईस्वी में तक्कोलक युद्ध के बाद चोल शक्ति एक बार पुनः तिरोहित हो गई। उसके बाद अरिमोल वर्मन, जिसको क्या कहते हैं राजराज प्रथम, उसे ने फिर से चोल शक्ति का उद्धार किया। इसलिए चोल शक्ति का, चोल सत्ता का वास्तविक संस्थापक राजराज प्रथम को माना जाता है। आपकी टीजीटी परीक्षा में पूछा गया है चोल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आपको कहां जाना है, राजराज प्रथम पर। समझ गए। क्वेश्चन है 42, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन है सासाराम में, बी है दिल्ली में, सी है कालिंजर में, सी है सोनारगांव में। शेर शाह का जो मकबरा है बिहार में है, सासाराम में है, सोन नदी के तट पर है, और एक झील में है। समझ गए, तट पर है, झील में है, ये अष्टकोणी है। इस मकबरे की शुरुआत शेर शाह ने किया था, इसको उसके पुत्र मोहम्मद शाह ने किया है। समझ गए। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए सही होगा, सासाराम में है शेर शाह का मकबरा। आइए देख लेते हैं। शेर शाह ने अपने जीवन काल में सोन नदी के तट पर स्थित सासाराम में अपना मकबरा बनाया, जिसे कनिंघम ने ताजमहल से श्रेष्ठ माना। यह पूछेगा सासाराम में जो शेर शाह का मकबरा है उसको किसने जो ताजमहल से श्रेष्ठ माना, तो कनिंघम महोदय ने। इसके वास्तुकार कौन थे? मीर मोहम्मद अलीवाल खां, मीर मोहम्मद अलीवाल खां। यह मकबरा अष्टकोणी है, झील के बीच में एक ऊंचे चबूतरे बना है। यह मकबरा पूर्वकालीन स्थापत्य शैली की पराकाष्ठा, नवीन शैली के आरंभ का द्योतक माना जाता है। जो पुरानी शैली है वो अपनी पराकाष्ठा में इसी मकबरे में दिखाई पड़ती है, जो नवीन शैली है उसकी शुरुआत इसी मकबरे के स्थापत्य में होता है। मकबरे को तुगल शासकों के कला की सादगी और शाहजहां के समय की स्त्रीत्व प्रधान सौंदर्य के बीच की कड़ी माना जाता है। इस मकबरे को उसके पुत्र इस्लाम शाह ने पूरा कराया था। ये देख लीजिए क्या है, शेर शाह का मकबरा है। ये देखिए मकबरा है पूरा, ये रास्ता है जाने के लिए, ये झील है, झील का नहीं बता रहे थे, झील के बीच में है, तो इससे आपको क्लियरिटी बढ़ेगी। द टॉम्ब ऑफ शेर शाह, सूरी लिखा हुआ है इसमें। आगे चलिए। क्वेश्चन है 43, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन है कश्मीर में, बी है आंध्र में, सी है पश्चिम बंगाल में, डी है केरला में। कहाँ हुआ था? 1788 ईस्वी में केरल के कलादी गांव में हुआ था। किस गांव हुआ था? केरल के कलादी गांव में। ऑप्शन डी क्या है? केरल, यही इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं इनके बारे में और बहुत सी चीजें, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं ना। जन्म इनका 1788 ईस्वी में केरल के कलादी गांव में हुआ। मृत्यु इनकी 820 ईस्वी में केदारनाथ में हुई थी, मात्र 32 वर्ष की अवस्था में। पिता का नाम शिव गुरु है, माँ का नाम आर्यम्बा, जिन्हें विशिष्टा देवी भी कहा गया। इनकी उपाधियां क्या थी? परमहंस, प्रच्छन्न बौद्ध। जन्म के 8वें वर्ष से गृह त्याग दिया और नर्मदा नदी के तट पर गोविंद योगी को अपना गुरु बनाया। पर पूछा गया इनके गुरु कौन थे? गोविंद योगी। उन्होंने ही इन्हें परमहंस की उपाधि दी। शंकराचार्य को, शंकर को परमहंस की उपाधि किसने दिया था? गोविंद गुरु ने। शंकराचार्य ने काशी में धार्मिक ग्रंथों और दार्शनिक सिद्धांतों का अध्ययन किया। इसके बाद एक गौड़पाद को अपना गुरु बनाया। गौड़पाद इनके गुरु बने। उसके बाद आनंद योगी के बाद, उसके बाद आनंद गिरी क्या है? इनके जीवनीकार हैं। नर्मदा नदी के तट पर एक था महिष्मति।
तो महिष्मति के मंडन मिश्र और उनकी पत्नी भारती से शास्त्रार्थ हुआ था ना। शंकर का मंडन मिश्र और उनकी पत्नी भारती से शास्त्रार्थ हुआ था। मंडन मिश्र इसमें पराजित हुए थे, उन्होंने अपना शिष्य बनाया था और उनका नाम सुरेश्वर रखा। शंकराचार्य ने प्रयाग में ज्ञान मीमांसा दर्शन के कुमारिल भट्ट को भी शास्त्रार्थ से भी किया था। इन्होंने उपनिषदों में वेद त्रयी होता है, प्रस्थान त्रयी में तीन आते, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता। प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखा था, एक परीक्षा में पूछा प्रस्थान त्रयी क्या है, उसमें उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एवं गीता इन पर भाष्य लिखा था। शंकराचार्य ने एक पुस्तक लिखी थी, सौंदर्य लहरी की रचना की। वो एक कुशल अध्यापक एवं नाटककार भी थे, ये नई बात है कि नाटककार भी थे, और 4 पीठों की ना स्थापना की थी। शंकराचार्य ने पंचायतन पूजा को प्रारंभ किया। इसमें शिव मुख्य देवता होते हैं, जबकि गणेश, शक्ति, ब्रह्मा, विष्णु सहायक देव होते हैं। इनकी यह पंच देवोपासना स्मृति धर्म कहलाई। स्मृति धर्म क्या है? पंच देवोपासना है। पंचायतन मंदिर का प्राचीनतम उदाहरण हमको मिलता है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। शंकराचार्य का मत केवला द्वैताद्वैत अद्वैतवाद, केवला द्वैताद्वैत अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है, कई बार पूछा गया है। इस सिद्धांत के अनुसार है क्या? आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, ब्रह्म निर्गुण और सत्य है, जबकि जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म देव नापरः, इनकी सूक्ति है, लाइन है। ब्रह्म निर्गुण और सत्य जबकि जगत मिथ्या है। ब्रह्म के अतिरिक्त यदि कुछ प्रतीत हो रहा है तो वह माया या अविद्या है। मायावाद का इनका सिद्धांत है, बाद में मायावाद का खंडन भी होता है। अब आप समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। गोविंद चंद गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? बोधगया, राजगृह, कुशीनगर और चौथा है सारनाथ में। गोविंद चंद गढ़वाल की रानी जो थी और बौद्ध मतानुयायी थी, बौद्ध मतानुयायी थी, और उन्होंने एक जो है वो बनाया था धर्म चक्र जिन विहार, वो बनवाया था सारनाथ में। ऑप्शन डी इसमें सही है। और गोविंद चंद गढ़वाल जो था ये विद्वान था। गोविंद चंद, तो इसकी उपाधि थी विविध विद्या विचार वाचस्पति। अब देखिए उपाधि, देखिए गोविंद चंद की, विविध विद्या विचार वाचस्पति। इन्हीं के दरबार में इनका जो मंत्री था, जिनकी सलाह पर सभी विजय इनको प्राप्त होती थी, उसका नाम था लक्ष्मीधर। एक बार परीक्षा में पूछा गया था लक्ष्मीधर किसका मंत्री था? गोविंद चंद्र गढ़वाल का। और इसकी एक प्रसिद्ध रचना है कृत्य कल्पतरु। लक्ष्मीधर की रचना कौन सी है? कृत्य कल्पतरु। और इसका विषय क्या है? राजनीति। एक बार ये पूछा है कृत्य कल्पतरु किस पर आधारित रचना है, तो किस पर है? राजनीति पर है। आपको उत्तर मिल गया है। आइए तेजी से इसको देख लेते हैं। गोविंद चंद की रानी कुमार देवी बौद्ध मतानुयायी थी। इन्होंने सारनाथ में चक्रजिन विहार, धर्म चक्रजिन विहार का निर्माण करवाया। गोविंद चंद स्वयं विद्वान था, उसकी उपाधि थी विविध विद्या विचार वाचस्पति। उसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, जिसने राजनीति पर कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की। उसमें 14 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय क्या कहा गया? कल्पतरु कहा गया। उसका राजधर्म कल्पतरु, व्यवहार कल्पतरु, क्रमशः राजनीति विधि से संबंधित है। लक्ष्मीधर को मंत्र महिमा का आश्चर्य, मंत्र महिमा का आश्चर्य कहा गया, जिसकी सहायता में परामर्श से ही लक्ष्मीधर को सफलता मिलती थी। जो 14 अध्याय हैं, 14 कल्प हैं, उसमें एक है राजधर्म कल्पतरु, दूसरा व्यवहार कल्पतरु,
यही जो है राजनीति और विधि से संबंधित हैं। समझ गए? आगे चलें। उसके एक अभिलेख से पता चलता है कि उसने सूर्य, शिव, वासुदेव आदि देवताओं की पूजा की थी तथा उत्कल के बौद्ध भिक्षु शाक्य रक्षित तथा चोल देश के उसके शिष्य बागेश्वर रक्षित का सम्मान करने के लिए उसके द्वारा संचालित जेतवन विहार को 6 गांव दान में दिए थे। यह उसके जो है एक अभिलेख से पता चलता है। क्वेश्चन है 45 है, अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? ऑप्शन ए है जैन धर्म, बी है बौद्ध धर्म, सी आजीवक संप्रदाय और डी है सांख्य। अनेकांतवाद जो है जैन धर्म का विशेष लक्षण है। प्रत्येक धर्म में वास्तविकता की व्याख्या करने के लिए एक तत्व मीमांसा होती है, ज्ञान की व्याख्या के लिए एक धर्म मीमांसा होती है और नीति शास्त्र की रक्षा करने के लिए एक जो है आचार मीमांसा होती है। तो अनेकांतवाद जो है जैन धर्म की तत्व मीमांसा है, मतलब वास्तविकता की व्याख्या करने का जो है शास्त्र है तत्व मीमांसा। इसमें कहा गया है कि वस्तु अनेक होती है तथा वस्तुओं के क्या होते हैं? गुण अनेक होते हैं। और धर्म में मानते थे कि वस्तु अनेक हैं, लेकिन उनके या तो वस्तु को एक मान लेते थे या तो गुण को एक मान लेते थे। जैन दर्शन दोनों मानता है कि वस्तु अनेक हैं और उनके अनंत धर्म है, अनंत धर्मैकम वस्तु उन्होंने कहा। और कहा कि हम जो है जब किसी चीज को देखते हैं तो एक दृष्टिकोण विशेष से देखते हैं और जब उसमें अनंत धर्म है तो हमको उसको अनेक दृष्टिकोणों से देखना पड़ेगा और इसीलिए हम किसी एक दृष्टिकोण को पूर्णतः सत्य नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? स्यात लगाना पड़ेगा। इसीलिए स्यातवाद क्या है? ये जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत है, ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत है। इसमें 7 वाक्य दिए हैं, इसलिए इसको कहते हैं शब्द भंगी नय। 7 वाक्य हैं, सप्तभंगी नय। स्यात् अस्ति च, स्यात् नास्ति च, सात अस्ति च नास्ति च, सात अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम। इस तरह से जो है 7 हैं। और आपके पीजीटी 2005 में पूछा गया है सप्तभंगी नय क्या है या किस दर्शन से संबंधित है। ये इसलिए लाया गया किसी एक ही विचार को पूर्ण सत्य मानना क्या है? सही नहीं है। इसके लिए जैन दर्शन में एक प्रमुख उदाहरण है हाथी और अंधों का। उसमें अंधे जो है एक हाथी, कई अंधे हैं, उनके पास एक हाथी आता है तो कोई जो अंधा जो है उसकी पूंछ पकड़ता है, कोई अंधा जो है उसकी सूंड पकड़ता है, कोई अंधा उसका पैर पकड़ता है, कोई अंधा उसकी पीठ को पकड़ता है। फिर अंधों से पूछा जाता है कि हाथी किस तरह का है? पूंछ पकड़ने वाला कहता है हाथी झाड़ू की तरह है, सूंड पकड़ने वाला कहता है हाथी सांप की तरह है, पैर पकड़ने वाला कहता है हाथी स्तंभ की तरह है, पीठ पकड़ने वाला कहता है हाथी विशाल ढोल की तरह है। कोई गलत नहीं है, लेकिन सबका जो ज्ञान है वो विशेष है, दृष्टिकोण विशेष का ज्ञान है। अगर इन सबको मिला दिया जाए तो हाथी तैयार हो जाता है। इसी तरह से कोई भी ज्ञान को हम अगर पूर्णता से मानेंगे तो हम भ्रम की स्थिति में जाएंगे। और हमारे यहाँ जो धर्मों में संघर्ष का है वह यही मुद्दा है कि अपने को पूर्णता सत्य और दूसरे को पूर्णता असत्य मानते हैं। तो ये है जैन दर्शन में जो अनेकांतवाद है वो तत्व मीमांसा सिद्धांत है और स्यादवाद क्या है? उसका ज्ञान मीमांसी सिद्धांत है। आइए देख लेते हैं। अनेकांतवाद जैन दर्शन का तत्व मीमांसी सिद्धांत है जो वास्तविकता की
सापेक्षवादी बहुत्ववादी व्याख्या करता है। उसके अनुसार वस्तुएं अनेक होती हैं तथा वस्तुओं के अनेक गुण होते हैं। इसको एक दृष्टिकोण से पूरी तरह समझा नहीं जा सकता है, इसीलिए जैन ज्ञान मीमांसा शादवाद को अपनाता है। इसको हाथी और अंधों के उदाहरण से अच्छी तरह से समझा जा सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 46, अशोक के अभिलेख को सफलतापूर्वक सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन है विलियम जोन्स, बी है व्हीलर, सी है आर डी बनर्जी, डी है जेम्स। एक बार पूछा था अशोक के जो है अभिलेखों को सर्वप्रथम खोजा किसने, इसमें पूछा किसने पढ़ा है। 1750 ईस्वी में टी फैंथेलर ने सर्वप्रथम खोजा था। किसको? अशोक के अभिलेखों को। तो सबसे पहले किसको देखा था इसने? मेरठ, दिल्ली मेरठ का अभिलेख है। पहले मेरठ में था, उसको दिल्ली लाया गया अभिलेख को टी फैंथलर ने, समझ गए। उसके बाद 1836 ईस्वी में सर्वप्रथम जो है जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा इसको। तो किस अभिलेख को पढ़ा था? दिल्ली टोपरा को, जो टोपरा से फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया था। ये दोनों अभिलेख ना जो थे इनके अशोक के, ये पहले मेरठ में था, ये टोपरा में था। इन दोनों को दिल्ली में लाए थे, फिरोज शाह के समय में लाया गया था। इन्होंने जब पढ़ा तो एक गलती कर दी। गलती ये कर दी, जो देवानाम प्रिय, जो राजा था देवानाम प्रिय, उसका संबंध इन्होंने स्थापित कर दिया सिंघल के राजा, श्रीलंका के राजा तिस्य से। एक गलती हुई। फिर बाद में जब सिंघली अनुसूतियां हैं, दीप वंश और महावंश, उसमें क्या मिला कि देवानाम प्रिय अशोक के लिए प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद 1915 ईस्वी में मास्की अभिलेख मिल गया, जिसमें मास्की अभिलेख में अशोक का देवानाम्पी कहा गया है, स्पष्ट हो गया। तब जाके करेक्ट हुआ कि जेम्स प्रिंसेप महोदय ने जो गलती की थी, देवानाम्पी को तिस्य से जोड़ा था, वह तिस्य से ना जुड़ करके भारत का यशस्वी मौर्य सम्राट अशोक था। ऑप्शन डी इसमें देखिए, जेम्स प्रिंसेप सही है। इसके लिए आपको क्या करना है? पीजीटी 2010 के 5वीं क्लास के क्वेश्चन नंबर 118 जाइए, जिसमें पूछा है सन 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम अशोक के स्तंभ का पता किसने लगाया था। क्वेश्चन 47 है, निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की? ऑप्शन है वैशाली, बी है कपिलवस्तु, सी है कौशाम्बी, डी है उदयनी। देखिए कपिलवस्तु में तो इनका जन्म ही हुआ था ना। वैशाली की विधवा वैश्या जो है गणिका आम्रपाली के बारे में आप पढ़ा होगा, उनकी शिष्या बनी थी। वैशाली में सबसे पहले जो है महिलाओं को प्रवेश दिया था, वहां गए थे। कौशाम्बी में तो 6 वर्षा काल ही बिताया था इन्होंने अपना, और उज्जैनी नहीं गए थे कभी, इसलिए ऑप्शन डी इसमें सही है। आइए इसको देख लेते हैं। बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली के लिच्छवियों के निमंत्रण पर वैशाली गए, जहां पर लिच्छवियों ने कूटाग्राम विहार इन्हें दान दिया। अपने परम शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया। प्रजापति गौतमी ही सर्वप्रथम संघ में शामिल हुई। वैशाली की प्रसिद्ध नगीर वधू आम्रपाली भी इनकी शिष्या बनी। कौशाम्बी का शासक बौद्ध भिक्षु पिंडोला भरद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बन गया। एक बार प्रश्न पूछा है, उदयन किसके प्रभाव से बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो पिंडोला भरद्वाज के। उसने घोषताराम विहार संघ को प्रदान किया। बुद्ध ने यहाँ 6 बार वर्षावास किया। कुक्कटाराम और पवायाराम विहार में प्रवास किया था। ज्ञान प्राप्त के 20वें वर्ष श्रावस्ती पहुंचे,
वहां अंगुलिमाल नामक डाकू को अपना शिष्य बनाया। पूछेगा ना, अंगुलिमाल को शिष्य कहाँ बनाया? श्रावस्ती में। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में ही हुए तथा यहीं पर उन्होंने धर्म का सबसे अधिक प्रसार किया। जीवन के अंतिम वर्ष में अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुंचे। वहां शुक्र माधव भोजन सामग्री खाने से अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर से पावा से कुशीनगर आए और सुभद्र को अंतिम उपदेश दिया और 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में इन्होंने अपना प्राण त्यागा। इसी को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहते हैं ना। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। आगे चलें। क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बी है लोथल गुजरात, सी है कालीबंगन हरियाणा, डी है रोपड़ पंजाब। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, सही बात है। लोथल गुजरात का, उस समय का गोदीवाड़ा सबसे बड़ा, ए सही है। कालीबंगा कहां पर है? राजस्थान में है। राजस्थान के पहले गंगानगर जिले में था, अब गंगानगर जिले से कटकर एक हनुमान नगर जिला बन गया है, उस हनुमान नगर जिले में है। कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? एक बार पूछा गया था ना, मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां होता है। तो और रोपड़ कहां पर है? ये तो गलत हो गया। रोपड़ कहां पर है? पंजाब में है, सही बात है। तो ऑप्शन सी इसमें जो है यही सही होगा। सुमेलित नहीं है यही, और सब सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बी है बलबंत, सी है फिरोज शाह तुगलक, डी है मोहम्मद बिन तुगलक। इस जो है सुल्तान ने सरहिंद नहर, उलुग खानी नहर, राजवही नहरों का निर्माण कराया। नहरों की सिंचाई पर बहुत ध्यान दिया और उसने जो है सिंचाई पर एक कर लगाया, हाब ए सर्व। कई बार पूछता है हाब ए सर्व क्या है? ये जो है गैर इस्लामिक कर है। इस कर को लगाने से पहले फिरोज ने उलेमाओं से परामर्श लिया, उसके बाद इस कर को लगाया। ये उपज का 10% है, 10वां भाग है। इसको किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन कौन सा इसमें सही है? सी सही है। इससे पहले आपकी पीजीटी में ही प्लेलिस्ट पे जाइएगा, 2009 में एक प्रश्न पूछा है 7वें नंबर पर, फिरोज शाह तुगलक ने केवल वही कर वसूल किए जिन्हें इस्लाम धर्म की मान्यता थी, कि निम्नलिखित में से कौन सा कर अतिरिक्त कर था जो फिरोज ने लगाया? वह कौन था? हाब ए सर्व सिंचाई कर था। समझ गए? क्वेश्चन नंबर है 50 है, किस अभिलेख में अशोक ने कहा सभी संप्रदायों के सार तत्व की वृद्धि हो? ऑप्शन है 10वां शिलालेख, बी है 6ठा शिलालेख, सी है 5वां शिलालेख, डी है 12वां शिलालेख। सभी बहुश्रुत हों, सभी एक दूसरे के धर्मों को सार तत्व को समझें, इससे क्या होगा? सभी धर्मों की वृद्धि होगी। यह बात अशोक जो है अपने 12वें शिलालेख में कहता है, इसलिए ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। आइए देख लेते हैं। अशोक 12वें शिलालेख कहता है संप्रदायों के सार तत्व में वृद्धि हो। इसमें अशोक सभी धर्मों के प्रति अपने उदार दृष्टिकोण अथवा धार्मिक सहिष्णुता को व्यक्त करता है। मनुष्य के अपने धर्म का आदर और दूसरे धर्म की अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए। लोग एक दूसरे के धर्म को सुने, इससे सभी संप्रदाय बहुश्रुत होंगे, संसार का कल्याण होगा। इस उद्देश्य हेतु धर्म महामातों, अस्त्राध्यक्षों, ब्रज भूमिकों तथा दूसरे अधिकारियों की नियुक्ति अशोक द्वारा की गई। इस तरह से हम लोगों ने जो है आज की अपनी क्लास को पूरा किया। क्लास समाप्त करने से पहले आपका फीडबैक जरूरी है, जरूर आपको देना है, और फीडबैक का माध्यम है लाइक और कमेंट। लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक दीजिए, और जहां पर आपको लगे कि समझ नहीं बन रही है तो कमेंट के माध्यम से बताइए, उसको और बेहतर तरीके से आपको समझाया जाएगा, आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आप सभी लोग जो है पूरे धैर्य तन्मयता के साथ में पूरी क्लास में बने रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास हम लोग अति शीघ्र करेंगे।